हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स पेपर 2 का सेकंड चैप्टर दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बताऊं बेटा तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्कोरिंग भी है। ये चैप्टर हम लोगों ने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि क्लास 10 में आप लोगों ने जो एपी पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को इस चैप्टर के अंदर कंटिन्यू किया है विद न्यू प्रोग्रेशन दैट इज जीपी एंड एचपी। वो तो हम लोग जैसा चैप्टर प्रोग्रेस करेगा हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बेसिक से अगर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करें तो आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होता है। जो क्लास 10th के अंदर भी आप लोगों ने देखा था, व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है बेटा? सीक्वेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नंबर। सबसे पहले सीक्वेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नंबर। हम लोग यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें नंबर्स आए होंगे, तो हम लोग यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहे हैं बेटा। तो सीक्वेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर। मतलब किसी ना किसी ऑर्डर के अंदर अरेंज है तब मैं उसको सीक्वेंस बोलूंगा। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, मैंने लिखा दैट इज 1 7 3 2 5 8 0। अगर ये नंबर को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई भी पैटर्न नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको बोल नहीं सकता कि ये सीक्वेंस है। इट इज नॉट अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या? कुछ ना कुछ पैटर्न होना चाहिए, कुछ ना कुछ पैटर्न होना चाहिए। मतलब सपोज अगर मैं एग्जांपल लिखूं दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया बेटा सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो कंटिन्यू करते हुए अगर हम लोग दिखाएंगे तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया। अगर मैंने ऐसा लिखा दैट इज 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस ऑफ इवन इंटीजर, राइट। अगर मैं ऐसा लिखता हूं दैट इज 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन, तो ये भी एक सीक्वेंस हो गया। तो सीक्वेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नंबर। तो बेटा देखो हर सीक्वेंस में नंबर्स कलेक्शन है, नंबर का कलेक्शन है, और सेट तो हम लोग जानते हैं दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट ऑफ नंबर व्हिच फॉलोस अ डेफिनाइट पैटर्न, उसके अंदर कुछ ना कुछ पैटर्न होता है, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। अगर मैंने ये एग्जांपल भी यहाँ पे लिख दिया तो ये तो सीक्वेंस नहीं है। ये एग्जांपल लिखा दैट इज 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, तो ये हो गया बेटा अ सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो मतलब कुछ ना कुछ ऑर्डर या कुछ ना कुछ पैटर्न वो अपने अंदर फॉलो करता है, तब जाके मैं उसको क्या बोलता हूँ, सीक्वेंस बोल सकता हूँ। ओके, तो ऐसा ही एक सीक्वेंस आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, दैट वाज एपी। तो बेटा सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ नंबर which follows a particular pattern which has a definite order or which is arranged in a definite order is called as sequence। तो बेटा सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे दो आप लोगों को वर्डिंग लिख के रखे, दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब क्या? ऐसा सीक्वेंस जिसका एंड मुझे पता हो, दैट इज फाइनाइट सीक्वेंस। और ऐसा सीक्वेंस जिसका एंड मुझे पता नहीं, वो कितना भी एक्सटेंड कर सकते, उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट सीक्वेंस का अगर मैं एग्जांपल लिखूं दैट इज नंबर 1 2 4 6 8 डॉट डॉट करके मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। 30 लिख दिया मतलब ये सीक्वेंस 2 से तो स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट का, अगर इसी को इनफाइनाइट में कन्वर्ट कर दूं तो ये होगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 मैंने कर दिया, तो मुझे पता नहीं कि ये कहां जाके रुकने वाला है, तब जाके मैं इसको बोल सकता हूं दैट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। मतलब क्या? फाइनाइट सीक्वेंस मतलब ये कि जिसके अंदर के एलिमेंट, जिस ये तो सेट ही है, अब इसके अंदर के एलिमेंट काउंटेबल है कि कितने एलिमेंट इसके अंदर है, ये मैं निकाल सकता हूं। व्हेन देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सीक्वेंस देन इट इज कॉल्ड एज फाइनाइट सीक्वेंस। बट when there are not a finite element in the sequence then it is called as infinite sequence। सिंपल डेफिनेशन है बेटा, जो सीक्वेंस कहीं ना कहीं जाके खत्म हो गया उसको मैं फाइनाइट सीक्वेंस बोलूंगा। जो खत्म नहीं होगा, थ्रू आउट चलते रहेगा और मुझे पता नहीं कि उसका एंड कहां पे होने वाला है, तब मैं उसको क्या बोलूंगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलूंगा। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले लास्ट ईयर जो हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था एपी, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे एक दो प्रॉपर्टी के साथ, और उसके बाद हम लोग नया सीक्वेंस पढ़ेंगे एंड दैट विल बी जीपी। बट जीपी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एपी को रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा जितना भी कंटेंट मैं बोर्ड पे दे रहा हूं आप लोग कोशिश करिए वीडियो पॉज करके उसे नोट करेंगे, ठीक है।
तो बेटा लास्ट ईयर आप लोगों ने जो एपी पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होता है एपी? तो बेटा एपी हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते थे? T1, T2, T3, T4 एंड T5, राइट? तो T1 मतलब क्या? फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकंड टर्म थी, T3 was the third term, T4 was the fourth and T5 was the fifth term. ओके, तो बेटा हम लोग हमेशा फर्स्ट टर्म को A बोलते थे और कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते थे? D। अब व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? क्योंकि एपी के अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कॉमन डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉमन डिफरेंस। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस से तो एपी बनती है। कॉमन डिफरेंस रहेगा तभी आगे हम लोग बढ़ेंगे और एपी हमारी बनती जाएगी। तो एपी का जो की फैक्टर है, की एलिमेंट है, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते बेटा? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं। ये लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा था। मतलब अगर मैं लिखूं दैट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D। अगर मैं लिखूं T3 माइनस T2 इज इक्वल टू D, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू D एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था दैट इज Tn माइनस Tn माइनस 1 इज इक्वल टू D। तो ये बेटा क्लास 10 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था। दैट इज एनी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का, प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट एपी में कांस्टेंट होता है। मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T5 माइनस T4। अगर ऐसा रहता है तब मैं उसको क्या बोलता हूँ? एपी बोलता हूँ। ओके, तो बेटा ये तो हम लोगों ने देखा। नाउ एपी का डेफिनेशन क्या है? एपी का डेफिनेशन जो अभी मैंने बोला है ना वही है। क्या दिया है एपी के अंदर? इन अ सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। मतलब सबका डिफरेंस अगर कांस्टेंट है देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो बेटा फर्स्ट टर्म यहाँ पे A आ गया एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? D आ गया। तो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय A एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। तो बेटा ये हो गया एपी का बेसिक। उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट ईयर दो फॉर्मूले भी पढ़े थे टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, दैट वाज A plus n minus 1 into D। और हम लोगों ने सम ऑफ n टर्म वाला भी फॉर्मूला देखा था। तो बेटा ये तो लास्ट ईयर का फॉर्मूलेज हो गए। बट एपी का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया, तो एपी की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है। मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है कि सपोज मुझे अगर कोई एपी दिया हुआ है, राइट, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, दैट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। अगर मुझे कोई एक एपी दिया है, नाउ दिस इज द एपी जिसमें फर्स्ट टर्म 5 है और डिफरेंस भी 5 है। आप माइनस करके देखो डिफरेंस भी कितना आएगा? 5 आएगा। तो बेटा यहाँ पे मुझे अगर एपी दिया है तो इस पर्टिकुलर एपी के अंदर अगर देखूं तो ये दो टर्म का डिफरेंस 5 है, ये दो टर्म का डिफरेंस 5 है, ये दो टर्म का डिफरेंस 5 है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेक्यूटिव एनी टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस है जो कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग एपी बोलते हैं। तो एपी का सबसे पहला कि अगर सभी टर्म के अंदर आप लोगों ने कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर ऐड कर दिया तब भी वो एपी ही रहेगा। देखो अगर मैंने इस एपी के अंदर सबके अंदर सपोज मैंने 3 ऐड कर दिया, अगर सभी में 3 ऐड कर दिया, अगर मैं +3 करता हूं, 3 ऐड कर दिया तो 5 + 3 8, 10 + 3 13, 15 + 3 18, 20 + 3 23, 25 + 3 28 एंड 30 + 3 33। तो सभी इसमें मैंने अगर 3 ऐड कर दिया तो ये जो चीज बनेगी ये भी एपी ही रहेगी। मतलब एनी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ द एपी देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी, एपी ही रहेगा। तो जैसा ही एडिशन के साथ बताया बेटा मैंने, वैसा ही सब्ट्रैक्शन के साथ भी होता है। सपोज अगर मैं -2 कर दूं, सब में से -2 कर दूं तो ये क्या होगा बताओ? 3, ये होगा 8, ये कितना होगा? 13, ये कितना होगा? 18, what about this? 23 and what is the last, what will be the next term? That is 28। तो ये भी क्या रहेगी बेटा? एपी रहेगी। मतलब एपी को मैं किसी भी एपी के अंदर सभी टर्म में मैं कोई भी फिक्स नंबर ऐड कर दूं,
तब भी एपी बनता है, फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तब भी एपी बनता है। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बेटा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। मतलब क्या कि सपोज मुझे ये एपी जो दिया हुआ है, अगर मैंने सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब सभी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सभी टर्म को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। देखो अगर इसको आप स्टडी करोगे तो ये भी एपी है। अगर 2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए अगर सपोज मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 5 लिख देता हूं, 5 से डिवाइड कर दिया तब भी ये एपी रहेगा। कैसे एपी रहेगा, 5 से डिवाइड करूंगा 1, 5 से डिवाइड करूंगा 2, 3, 4, 5 एंड 6, तब भी ये क्या रहेगा, एपी रहेगा। मतलब आपने 4 प्रॉपर्टीज क्या देखी, सबसे पहले एपी के सारे टर्म में अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर आपने ऐड कर दिया तब भी वो एपी रहेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तब भी एपी रहेगा, सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया तब भी एपी रहेगा, और सभी टर्म को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दिया तब भी वो क्या रहेगा, एपी रहेगा। राइट, तो बेटा ये कुछ हो गया थोड़ा सा बेसिक और रिवीजन एपी के लिए। अब हम लोग एपी और जीपी को कंपेयर करते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी कि एपी में क्या था और जीपी में नया क्या रहेगा। ठीक है, बिफोर दैट आपको जो भी की पॉइंट नोट करने हैं आप पॉज करके नोट कर लें। तो बेटा एपी और जीपी दोनों को अभी हम लोग देखते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। दोनों भी एक सीक्वेंस ही है, लेकिन जो एपी आप लोगों ने पढ़ा है, सपोज T1, T2, T3, T4 और T5, ये अगर मैं टर्म्स ले लूं तो सबसे पहले T1 इज इक्वल टू मेरा A होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब T1 इज इक्वल टू मतलब फर्स्ट टर्म को मैं A बोलता हूं। अब T2 कैसे बनता है, T2 बनता है T1 के अंदर जब मैं D ऐड कर दूं तब जाके T2 बनता है। व्हाट इज D? D इज अ कांस्टेंट डिफरेंस, मतलब T1 में मैंने कोई नंबर ऐड कर दिया तो T2 बना, वही नंबर ऐड कर दिया तो T3 बना, वही नंबर ऐड कर दिया तो T4 बना। मतलब व्हाट कि T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D, T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D एंड सो ऑन, ऐसा कितना भी मैं लिख सकता हूं। मतलब क्या कि जो इसके पहले मैंने देखा था कि दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो अगर यहाँ पे मैं T1 को इधर लेके जाऊं तो ये होगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D, T2 को इधर लेके जाओ तो ये होगा T3 माइनस T2 इज इक्वल टू D, और ये होगा T4 माइनस T3 इज इक्वल टू D। मतलब क्या बेटा, आपने T1 से आगे का नंबर कैसे बनाया, D ऐड किया, T2 से आगे का नंबर कैसे बनाया, D ऐड किया, T3 से आगे का नंबर कैसे बनाया, D ऐड किया। मतलब आप यहाँ पे हर बार एक कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हो तब जाके आपका आगे का टर्म बन रहा है। जीपी में क्या करते हैं बेटा हम लोग, जीपी में कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं मतलब क्या कि सपोज आई हैव द फर्स्ट टर्म T1 इज इक्वल टू A। ओके, अब मुझे T2 बनाना है, T2 अगर बनाना है तो T2 इज इक्वल टू T1 इंटू समथिंग, राइट। अगर मुझे T3 बनाना है तो T2 इंटू समथिंग, मतलब T2 को फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो T3 आएगा। अगर मुझे T4 बनाना है तो T3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, अगर मुझे T5 बनाना है तो T4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। मतलब व्हाट कि किसी ना किसी फिक्स नंबर से अगर मैं प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करूं तो मेरी आगे की टर्म बनेगी। एपी में कोई ना कोई फिक्स नंबर अगर प्रीवियस टर्म में ऐड करूं तो यहाँ पे मैंने प्लस डी किया, यहाँ पे भी प्लस डी किया, यहाँ डी ऐड करते गया, आगे की टर्म बनाते गया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते गया और आगे की टर्म बनाते गया। एंड दैट कांस्टेंट टर्म जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल r से। स्मॉल r से क्यों बेटा, क्योंकि स्मॉल r इज कॉल्ड एज कॉमन रेशो। स्मॉल r इज कॉल्ड एज कॉमन रेशो क्यों, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं इसको लिखूं, सबसे पहले इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, T1 से डिवाइड करूंगा, सो T2 माइन अपॉन T1 इज इक्वल टू R। दूसरे को लिखूं क्या होगा बताओ, T3 अपॉन T2,
अपॉन T2 इज इक्वल टू R। अगले को लिखो दैट इज T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू R एंड T5 अपॉन T4 इज इक्वल टू R। अब यहाँ पे आपको क्या चीज समझनी है, यहाँ पे ये चीज समझनी है कि प्रीवियस नंबर को किसी ना किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे की टर्म अगर बनते गई तो उसको मैं क्या बोलूंगा, जीपी। अगर ऐड करके बनते गई तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एपी। एपी के अंदर होता है कॉमन डिफरेंस। एपी के अंदर क्या होता है भैया, कॉमन डिफरेंस। जीपी के अंदर क्या होता है, कॉमन रेशो। रेशो क्यों बेटा, देखो अब डिफरेंस मैंने कैसे निकाला, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू D निकाला, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू D, ये डिफरेंस है। यहाँ पे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R, ये रेशो है। T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू R, ये रेशो है। T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू R, ये रेशो है। T5 अपॉन T4 इज इक्वल टू R, ये रेशो है। तो ऐड एंड मल्टीप्लाई ये दो मेजर कीवर्ड है जो दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे अगला नंबर जो बनता है वो प्रीवियस नंबर में नंबर ऐड करके बनता है, और यहाँ पे जो नंबर बनता है वो T1 को R से मल्टीप्लाई कर दिया T2, T2 को R से मल्टीप्लाई कर दिया T3, T3 को R से मल्टीप्लाई कर दिया T4। अगर रेशो के फॉर्म में बताओ तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू R, T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू R, T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू R एंड T5 अपॉन T4 इज इक्वल टू R। तो बेटा ये हो गया डिफरेंस बिटवीन AP एंड GP। अब हम लोग GP को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। उसके पहले आपको अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बेटा अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो देखा, डेफिनेशन देखी, मीनिंग समझा, उसमें हमने ये समझा कि जो नेक्स्ट नंबर बनता है वो प्रीवियस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है, और दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का रेशियो क्या रहता है, इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब क्या कि सपोज ये हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करते हैं बेटा, यहाँ सब लोग ध्यान देंगे। सपोज आई हैव अ सीक्वेंस दैट इज T1, T2, T3, T4 एंड T5, और ये सीक्वेंस है, ये कंटिन्यू कर देता हूं, इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस मैंने बना दिया। अब अगर T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, हमेशा हम लोग इसे डिफरेंस निकालते थे एपी के अंदर, तो T2 माइनस T1 कर देते, तो T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 इज इक्वल टू T5 अपॉन T4। अगर ये रहता है मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म का रेशियो, नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, नेक्स्ट अपॉन प्रीसीडिंग, नेक्स्ट अपॉन प्रीसीडिंग, नेक्स्ट अपॉन प्रीसीडिंग, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। अगर ये कांस्टेंट रहता है सभी का, तब जाके मैं उसको क्या बोलता हूँ, GP बोलता हूँ। मींस व्हाट, इन अ सीक्वेंस द रेशियो बिटवीन एनी टर्म and its preceding term is constant. Any term and preceding term, any term preceding term, T4 upon T3, T5 upon T4 ये constant है, then it is called as a GP। और जो रेशियो रहता है बेटा उसको हम लोग R बोलते हैं, and R is denoted by, R is called as common ratio। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो बेटा कोई भी टर्म बनती कैसी है, ध्यान देना है सबसे पहले। अब मेरे पास सबसे पहले T1 है, T1 इज इक्वल टू A। अब T1 को मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके T2 बनेगा। सो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 इंटू R, दैट इज A इंटू R, दैट इज AR, राइट। अगली टर्म T3 इज इक्वल टू T2 इंटू R, राइट। T2 को अगर मैं R से मल्टीप्लाई करूंगा तो T3 आएगा, दैट इज इक्वल टू AR इंटू R, दैट इज AR स्क्वायर। अब बनाता हूं T4, सो T4 इज इक्वल टू व्हाट, T3 इंटू R, दैट इज इक्वल टू AR स्क्वायर इंटू R इज इक्वल टू AR क्यूब। ऐसे मैं R से मल्टीप्लाई करते करते कुछ आगे की टर्म बना सकता हूं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं दैट इज T1 इज इक्वल टू A, T2 इज इक्वल टू AR, T3 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, T4 is equal to AR cube and T5 is equal to AR raised to power 4 and so on। अब डिफरेंस निकालो बेटा, T2 अपॉन T1 करो, A कट जाएगा, R बचेगा,
T3 अपॉन T2 करो, AA कटेगा, RB कटेगा, सिंगल R बचेगा। T4 अपॉन T3 करो तो AR क्यूब अपॉन AR स्क्वायर आएगा, A कट जाएगा, R स्क्वायर कट जाएगा, R बचेगा। तो बेटा हम लोगों का ये जो रेशो है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का रेशो अगर कांस्टेंट रहता है तब हम लोग उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, एपी। तो बेटा सॉरी जीपी, क्या बोलते हैं, जीपी। तो हम लोगों ने एपी और जीपी का बीच का डिफरेंस देखा। एपी में डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, जीपी में रेशियो कांस्टेंट रहता है। एपी में जो नेक्स्ट टर्म होती है वो डी ऐड करने के बाद बनती है, जीपी में जो नेक्स्ट टर्म होती है वो आर से मल्टीप्लाई करने के बाद बनती है। तो फर्स्ट टर्म ए आर क्यूब, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा हम लोग जीपी का जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। तो बेटा आज मैंने सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है जीपी का, तो कल जीपी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बट जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, जीपी का एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज है जीपी की जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।